नमस्कार बच्चों, आज मैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से आप लोगों को डेफिनिट इंटीग्रल, हिंदी में जिसको बोलते हैं निश्चित समाकलन, सिखाने वाला हूं। इससे पहले की वीडियोस में आप लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल यानी कि अनिश्चित समाकलन सीख चुके हैं और उसको कैसे करते हैं, उसकी कितनी विधियां होती हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों ने सीख ली है। आप लोगों ने इनडेफिनिट इंटीग्रल में सीखा है, अगर कोई फंक्शन मेरे पास fx हो और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना हो, तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे रिजल्ट में मिलता है कैपिटल fx प्लस c। यानी कि जिस समय मैं इनडेफिनिट इंटीग्रल कर रहा होता हूं उस समय इंटीग्रल होने के बाद आपको एक कांस्टेंट जरूर मिलता है। लेकिन यहां पे हम लोगों को सीखना है कि एक्चुअल में डेफिनिट इंटीग्रल क्या है। यहां पर इस इंटीग्रेशन को x के रेस्पेक्ट में किया गया है। अगर मैं इस इंटीग्रेशन को x के रेस्पेक्ट यानी x की लिमिट से x की कुछ वैल्यू से बाउंड कर दूं, तो बाउंड करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वही डेफिनिट इंटीग्रल होता है। और डेफिनिट इंटीग्रल को रिप्रेजेंटेट करने के लिए हम इसी फंक्शन में हमेशा लिमिट्स को ऐड कर देते हैं, यानी लिमिट से इसको बाउंड कर देते हैं। लिमिट से ऐड करने का मतलब, चूंकि x के रिस्पेक्ट में फंक्शन हो रहा है तो इसके जो नीचे लिमिट होगी वो x इज इक्वल टू a होगी और ऊपर की जो लिमिट होगी वो x इज इक्वल टू b होगी। इस a को बोला जाता है लोअर लिमिट और जो ये ऊपर वाली लिमिट है इसको बोला जाता है अपर लिमिट। मैं इसको डेफिनेशन के हिसाब से भी बता देता हूं कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। डेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। लेट f बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a, b, then we denote the definite integral of f on a b as इंटीग्रेशन a to b fx dx। यहां पे a जो है ये लोअर लिमिट बोली जाएगी और ये जो b है ये अपर लिमिट बोली जाएगी। यानी कि आपका जो ये रिजल्ट है, इसी रिजल्ट को डेफिनिट इंटीग्रल बोला जाता है। क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि डेफिनिट इंटीग्रल का वर्क क्या है। तो जनरली डेफिनिट इंटीग्रल जो है वो किसी भी कर्व का एरिया निकालने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा कर्व दे दिया जाए या ऐसा शेप दे दिया जाए जिसको आप नहीं जानते तो उसका एरिया आप नहीं निकाल सकते। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल ऐसे कर्व का एरिया भी निकाल देता है जो अननोन हो, जिसके बारे में हम न जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि मैं कोई एक कर्व ले रहा हूं। ये मैंने एक कर्व ले लिया यहां से लेकर यहां तक। ये कर्व मेरा डिनोट कर रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इस कर्व का को अगर मैं कुछ लिमिट से बाउंड कर दूं, लिमिट से बाउंड जनरली a और b, यहां पे कोई मैंने नंबर नहीं लिख रखा है, तो मैं सपोज कर लेता हूं कि x पे कोई पॉइंट a है और वो पॉइंट ये यहां पे है a, और कोई दूसरा पॉइंट x पे b है, यानी इस जगह पे ये पॉइंट है b। तो अब इस a, b और इस कर्व के साथ x एक्सिस के ऊपर, तो ये जो हमारा बाउंडेड एरिया है यही हमें डेफिनिट इंटीग्रल से प्राप्त होता है। यानी कि जब भी हम डेफिनिट इंटीग्रल निकाल रहे होते हैं किसी भी फंक्शन का, तो इसका मीन्स हो गया उस फंक्शन और दी गई लिमिट के और x एक्सिस के बीच में जो बाउंडेड एरिया होगा उस एरिया की हम बात कर रहे हैं। चूंकि ये एरिया है, एरिया का रिजल्ट हमेशा सिंगल यूनिट में आता है, यानी कि मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो यूनिक रिजल्ट मिलेगा। ये जो हमारा एरिया है इसको निकालने के दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम इस अब जो 2020 और 21 का नया कोर्स मैथमेटिक्स आया है, इस नए कोर्स में इस पोर्शन को हटा दिया गया है। यानी अगर आप 2021
में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए लिमिट ऑफ सम पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आईआईटी, जेईई, एनडीए या कोई और तैयारी कर रहे हो जहां पर मैथमेटिक्स पूछी जाएगी तो आपको लिमिट ऑफ सम भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा कंडीशन है बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल। ये दो प्रोसेस हैं जिनका यूज करके हम किसी भी कर्व का डेफिनेट इंटीग्रल पता कर सकते हैं या कह लीजिए उसका एरिया पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिट ऑफ सम की, कि लिमिट ऑफ सम से कैसे एरिया मिलता है। हम ये जो आपके सामने एक कर्व बना हुआ है, इस कर्व का को ध्यान से अगर देखिए तो हमारा जो ये पॉइंट है ए, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है। एक्स एक्सिस पर पॉइंट होने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ए है। अब इस डिस्टेंस पर मुझे अगर इसकी लेंथ पता करनी हो, यानी कि ये वाली, अगर मैं इसको ए नेम दे दूं और इसको बी नेम दे दूं, तो अगर मुझे ये ए बी पता करना हो तो इसको पता करने के लिए ये जो कर्व बना है भाई, ये आके इस कर्व में टच कर रहा है और कर्व है y = fx। तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये लेंथ इस ए की वजह से जो y एक्सिस पे मुझे मिलेगी वही होगी। तो y एक्सिस पे अगर मैं ए इस फंक्शन में पुट कर दूं तो हमें जो ये लेंथ मिलेगी ये हमें मिलेगी एफ ए। सेम इसी तरीके से अगर मैं इस पूरे एरिया को छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट दूं, छोटे छोटे रेक्टेंगल का मतलब एक मैंने कोई ऐसे रेक्टेंगल ले लिया, फिर मैंने कोई एक ऐसे रेक्टेंगल ले लिया, फिर मैंने कोई एक ऐसे रेक्टेंगल ले लिया। ये मैंने बांटा क्यों? क्योंकि आपका ये कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा है। स्ट्रेट लाइन न बनाने की वजह से अभी मैं यहां पे लेंथ लूं और यहां पे लेंथ लूं तो सीधी सी बात है फर्क आएगा। तो इस फर्क को कम करने के लिए मैं एक बहुत स्मॉल इंटरवल, कोई छोटा सा पार्ट ले लेता हूं h, यानी इस जगह से इस जगह तक ये एक रेक्टेंगल जो है इसकी जो विड्थ है उसको मैं h ले लेता हूं और ये सारे h h h h h करके जितने a से b के बीच में रेक्टेंगल बन सकते हैं उन सारे रेक्टेंगल को मैं बना लेता हूं। अब जरा सोचिए, एक रेक्टेंगल का एरिया प्लस दूसरे रेक्टेंगल का एरिया प्लस तीसरे रेक्टेंगल का एरिया, ऐसे ऐसे जितने रेक्टेंगल बनेंगे उन सब का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो फाइनली मुझे ये पूरा एरिया ही तो मिलेगा। तो फाइनली पूरा एरिया ऐड करने का मतलब, इसीलिए इसको बोला गया लिमिट ऑफ सम, यानी कि जो मैं लिमिट यूज करूं उस लिमिट से जितने एरिया बने उन सब का सम अगर ले लिया जाए तो जो मुझे फाइनली मिलेगा वो उस कर्व एक्स एक्सिस और दी गई लिमिट से बाउंडेड एरिया ही होगा। तो अब जरा सोचिए, इस ए पॉइंट पर इसकी वैल्यू स्मॉल ए थी, जब मैं आगे बढ़ूंगा यहां से लेकर इस लाइन तक पहुंचूंगा, यानी एक स्मॉल डिस्टेंस मैंने h और कवर कर ली। तो h और कवर करने के लिए जो इस जगह पे अब x की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी a + h। तो फिर जो ये वाली लेंथ है, सीधी सी बात है, इसकी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। ये a + h जब मैं इस कर्व में रखूंगा तो जैसे यहां एफ ए थी ऐसे यहां पे इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी एफ ए + h। मैं एक h और आगे बढ़ूं तो जब मैं यहां पे पहुंचूंगा तो ये डबल h हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा a + 2h। अब इस पोजीशन पर अगर मैं इसकी डिस्टेंस को कवर करता हूं, यानी कि ये वैल्यू अगर मैं इस फंक्शन में रखता हूं तो यहां पे ये आ जाएगा f a + 2h। इस तरीके से आगे जितने भी लाइनें यानी जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे उन सब रेक्टेंगल की मैं लेंथ पता कर सकता हूं और विड्थ मुझे पता है, सबकी विड्थ मैंने सेम ले रखी है h। तो अगर मैं इस विड्थ के अकॉर्डिंग इस h को डिफाइन करना चाहूं तो एक बार h, दो बार h, तीन बार h, और ये पूरा का पूरा इस a और b के बीच में आ रहा है। तो AP के कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं इस h को डिफाइन कर सकता हूं b - a/n। इस डिफिनीशन से हम h की वैल्यू को निकाल सकते हैं। भाई अब मैं जितना छोटा चाहूं
उतना छोटा h ले सकता हूं, जितना बड़ा चाहूं उतना बड़ा h ले सकता हूं, क्योंकि मैंने इनके बीच का डिफरेंस पता कर लिया कि अगर मैं इस तरीके से n टर्म्स रखूं तो क्या डिफरेंस मिलने वाला है। तो इस तरीके से बढ़ते 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 जब मैं इस लास्ट वाले पर पहुंचूंगा यानी b वाले पर, तो अगर इस b को मुझे इसी h के टर्म में लेना हो तो ये जो b इज इक्वल टू आएगा वो AP के अकॉर्डिंग a प्लस n माइनस 1 इंटू h। h का मीन्स कॉमन डिफरेंस है जो मैं बार बार ऐड कर रहा हूं। तो इस तरीके से जो ये लास्ट वाली लेंथ है, इस लेंथ की डिस्टेंस हमारी हो जाएगी इस फंक्शन में रखने पर f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो अब मुझे इस कर्व की सारी वैल्यू पता चल गई। तो अगर मुझे इसका पूरा एरिया निकालना है तो पूरे एरिया को देन अगर मैं इसका एरिया लेता हूं तो सारे रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दूं। एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो यहां पे विड्थ मैंने h ले रखा है और पहले रेक्टेंगल के लिए एरिया है FA प्लस दूसरे रेक्टेंगल के लिए विड्थ h है और उसकी लेंथ है हमारे पास FA प्लस h। ऐसे तीसरे रेक्टेंगल के लिए, चौथे रेक्टेंगल के लिए, फिर मैं जब लास्ट में पहुंचूंगा तो लास्ट वाले रेक्टेंगल के लिए विड्थ तो h ही है बट लेंथ हमारे पास है FA प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये हमारा पूरा का पूरा एरिया हो गया। लेकिन अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जरा गौर करिए, इस AB लेंथ की और इसके जस्ट बगल वाली जो ये दूसरी लेंथ है, तो ये वाली लेंथ तो दूसरे वाले रेक्टेंगल की है, लेकिन उसके जस्ट पहले अगर मैं कंसीडर करूं तो ध्यान से देखिए ये रेक्टेंगल नहीं बना रहा है। मतलब ये जो मैं देखिए ऊपर ये मैं पार्ट शेड कर रहा हूं, इतना पोर्शन हमारे इस रेक्टेंगल में छूट गया है। क्यों छूटा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं था, मैंने एरिया तो रेक्टेंगल का लिया है। यही काम इस दूसरे वाले में भी, यहां पर भी देखिए ये इतना पोर्शन इसमें से छूट गया है और इसको छूटने का रीजन यहां पर भी है। मैं रेक्टेंगल ले रहा हूं, मैं कर्व नहीं ले रहा हूं। इस तरीके से ये जितने कर्व हैं इन सारे कर्व में इस तरीके से ये इतना इतना पोर्शन छूटा हुआ है और बाकी रेक्टेंगल का एरिया मैंने कवर कर रखा है। तो अब प्रॉब्लम ये बनती है कि ये जो एरिया मुझे दिख रहा है ये एरिया एक्चुअल एरिया से कुछ कम है और वो ये ट्रायंगुलर पार्ट है। तो इसको मुझे पूरा करना पड़ेगा और ये पूरा कब हो पाएगा? अगर मैं ये जो h ले रहा हूं इसको नेग्लेक्ट कर दूं। नेग्लेक्ट करने का मतलब h की यूनिट यानी h की डिस्टेंस को मैं इतना छोटा कर दूं कि ये जो कर्व बनके ये जो डिस्टेंस में फर्क आ रहा है ये फर्क ही खत्म हो जाए। यानी मैं h को जीरो की तरफ टेंड करा दूं, यानी कि h टेंड्स टू जीरो यूज कर दूं। और h टेंड्स टू जीरो करने का मतलब अगर मैं इस फंक्शन की लिमिट ले लूं तो h टेंड्स जीरो पर ये जो डिस्टेंस है ये बहुत स्मॉलर हो जाएगी और बहुत स्मॉलर होने का मतलब एक तरीके से नेग्लिजिबल होगी। तो नेग्लिजिबल का मतलब ये जो फालतू वाला पार्ट है ये वाली लाइन भी इसी में आके एक तरीके से टच हो जाएगी या जस्ट टच होने वाली होगी। मींस इस लेंथ और इस लेंथ में फर्क नहीं रह जाएगा तो मुझे एक्यूरेट एरिया पता चल जाएगा। मींस अगर मैं इस फंक्शन में लिमिट अप्लाई करूं h टेंड्स जीरो पर तब जा करके मुझे इसका डेफिनिट इंटीग्रल fa टू b fx dx मिलेगा। अब लिमिट अगर इसमें अप्लाई करोगे तो हमारा क्वेश्चन ये रिजल्ट क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो और इस पूरे रिजल्ट में देखिए h कॉमन है तो h अगर कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा fa प्लस h डॉट 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 प्लस लास्ट वाला fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। और इसी को बाई यूजिंग लिमिट ऑफ सम के लिए फार्मूला बोला जाता है। इसी फार्मूले को अप्लाई करके आप किसी भी डेफिनिट इंटीग्रल का, आप किसी भी कर्व का एरिया या कह लीजिए डेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे क्वेश्चन लगाने में बहुत बड़े बड़े होते हैं,
इसीलिए इसका क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर का आता है, पर 2021 की परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। इसलिए मैं इसको यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूं, यानी इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं इसको और फर्दर डिफाइन नहीं करूंगा। मैं सीधे पहुंचता हूं दूसरा, बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल। इसकी आपको जरूरत है, इसी को यूज करके आपको पूरा का पूरा डेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करना है, और एग्जाम में भी इसी से आएगा। बड़े क्वेश्चन यहां से उठते हैं, यानी 6-6 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इसे बहुत ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना होने पाए। फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है? सपोज करिए कोई फंक्शन दिया हुआ है fx a to b dx। अब अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका प्रोसेस क्या है? मैं पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेता हूं। तो जब फंक्शन यानी fx का इंटीग्रेशन करोगे तो fx का इंटीग्रेशन होता है fx प्लस c, ये कैपिटल fx होता है। लेकिन मेरा ये जो इंटीग्रेशन है वो a और b से बाउंडेड है, तो मैं इस वैल्यू को a और b से बाउंड कर देता हूं। अब प्रोसेस क्या है कि जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में मुझे एक बार x की जगह पर b रख देना है और एक बार x की जगह पर a रख देना है, और दोनों रिजल्ट को माइनस कर देना है। तो जब मैं इसमें x की जगह पे b रखूंगा तो ये रिजल्ट मुझे मिलेगा fb प्लस c, और इसमें से मैं माइनस करूंगा a पुट करके, यानी कि fa प्लस c। अब जरा इस ब्रैकेट को ओपन करिए तो ये बनता है fb प्लस c और माइनस fa और माइनस c। ये प्लस c और माइनस c कैंसिल हो गया तो बचा fb माइनस fa, और जो ये रिजल्ट देगा यही डेफिनिट इंटीग्रल होगा, यानी यही रिजल्ट आपका कर्व का एरिया हो जाएगा। तो जो मैं इस यूजिंग लिमिट ऑफ सम के थ्रू जो एरिया 2 पेज और 1.5 पेज में निकलता है वो यहां पे 1 लाइन और 2 लाइन में निकलेगा। ध्यान यहां पे क्या रखना है? देखिए, नॉर्मल जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं तो इसमें कांस्टेंट जरूर बचता है, लेकिन जब मैं डेफिनिट इंटीग्रल निकालता हूं तो कांस्टेंट की पोजीशन क्या है? वो लास्ट में जाके कट जाना होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डेफिनिट इंटीग्रल निकालते समय मुझे कोई कांस्टेंट रखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं जब भी डेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन को लगाऊंगा तो मैं उसमें से कांस्टेंट को हटा दूंगा, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट अगर नहीं रखोगे तो क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। मैं कुछ एक आध एग्जांपल करके दिखाता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसका मुझे इंटीग्रल डेफिनिट इंटीग्रल फाइंड करना है क्योंकि लिमिट दिया हुआ है। तो देखिए, फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके कितनी आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। हमने आपको अभी क्या सिखाया है कि जो भी कर्व दिया हुआ हो उसका हम इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करने के जितने मेथड हैं सब मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंटीग्रेशन का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक का यूज करके उसकी प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो दी हुई हैं सारी आप देख डालिए ताकि इंटीग्रेशन आपका क्लियर हो जाए। तो जब मैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये x टू दी पावर n का फॉर्म है, यानी इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x टू दी पावर 3/3, और लिमिट इसके लिए दिया हुआ है 2 और 3। अब जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैं जो रिजल्ट आया है उसमें x की जगह पर एक बार 3 पुट कर दूंगा और एक बार 2 पुट कर दूंगा। तो जब इसमें x की जगह 3 पुट करोगे तो ये 3 टू दी पावर 3/3 और माइनस आपको अपने पास से लगाना है बीच में, और जब 2 पुट करोगे तो 2 टू दी पावर 3/3, और कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो 3 3 जा 9, 3 जा 27/3, और यहां पे बचेगा 8/3, और सॉल्व कर दीजिए तो ये बन गया 19/3, और यही हमारा आंसर हो गया। इसका मीन्स है कि अगर एक्स स्क्वायर का कर्व बनाया जाए और 2 और 3 के लिमिट में उसको बाउंड किया जाए तो इस कर्व का एरिया इस लिमिट और एक्स एक्सिस से बाउंडेड जो भी पोर्शन आएगा
उसका एरिया 19/3 स्क्वायर यूनिट होगा। ये दूसरा एग्जांपल आपके सामने लिखा है, यहां भी हमें करना यही है। सबसे पहले इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 4 × x⁴ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/4 माइनस 5 × x² का इंटीग्रेशन x³ प्लस 6 × x का इंटीग्रेशन x² और प्लस 9 के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। c आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंटीग्रेशन आपका 1 और 2 से बाउंडेड है। तो एक बार आपको इसमें ये पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 3 जा 6। अब जहां जहां भी x आया है एक बार 2 रख दीजिए, एक बार 1 रख दीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। तो जब x की जगह 2 रखोगे तो ये हो गया 2⁴ माइनस 5/3 इंटू 2⁴ प्लस 3 इंटू 2⁴ प्लस 9 इंटू 2 और माइनस दूसरे ब्रैकेट में फिर x की जगह पे आपको 1 रखना है। तो 1⁴ माइनस 5/3 इंटू 1⁴ प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर एंड प्लस 9 इंटू 1। अब मुझे इसे सॉल्व कर देना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 2 जा 4 2 जा 2⁴ है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस 8 5 जा 40/3 और प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 और प्लस 9 2 जा 18। माइनस करिए, 1 पे पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3 माइनस प्लस माइनस 3 और माइनस का 9। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो प्लस वाले एक में ऐड कर दीजिए, तो ये 16 12 और 18 ये इतने प्लस हैं, इनको ऐड कर देता हूं मैं। 8 एंड 2 10 10 और 6 16 का 6 कैरी आया 1 3 एंड 1 4। अब इसमें से माइनस वाले यानी 9 1 10 एंड 3 13 माइनस कर दीजिए और साथ में ये दोनों बचे, इनको भी प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये बच जाएगा 35/3 नेगेटिव, क्योंकि इसका नंबर बड़ा है। अब इसको और सॉल्व करिए, तो 6 से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 और यहां पे भी बचा 3 माइनस 35/3। फर्दर सॉल्व करिए तो 99 माइनस 35/3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 4 64/3 और यही हमारा आंसर हो गया। मीन्स इसका ये है कि कितना बड़ा ही क्वेश्चन क्यों ना हो, बस नॉर्मली उसको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करने के बाद आपकी जो 2 लिमिट दी हुई होंगी उनको पुट करना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। 2 एग्जाम्पल आपके सामने और लिखे हुए हैं। चूंकि इंटीग्रेशन आप जानते हो इसलिए मुझे यह सिखाने की जरूरत नहीं है कि इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, sin 2x आपको सिखा चुका हूं कि अगर एंगल में कोई नंबर मल्टीप्लायर हो तो उसका रेसिप्रोकल बाहर आता है। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो इसके आगे माइनस में लगा देता हूं cos 2x। लिमिट इसकी दी हुई है 0 to π/4। अब मुझे x की जगह पर एक बार π/4 रखना है, एक बार 0 रखना है। तो ये -1/2 cos 2 इंटू π/4, फिर -1/2 cos 2 इंटू 0। सॉल्व करूंगा मैं इसको, ये 2 2 जा 4 हो गया, ये बचा मेरे पास -1/2 इंटू cos 90 और cos में 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 इंटू 2 0 0 और cos में 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा और यहां पे बचेगा 1/2 और यही हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, चूंकि इंटीग्रेशन के मेथड आप जानते हो तो आप समझ गए होंगे कि बिना सब्स्टिट्यूशन किए नहीं हो पाएगा। आपको सिखा चुका हूं मैं कि जब भी रूट वाला क्वेश्चन आता है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देना होता है। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहां पे लेट कर लीजिए √2 - x = t। जब हम किसी रूट को लेट करते हैं तो इसको स्क्वायर करके इसका रूट हटाया जा सकता है। अगर आप इसको स्क्वायर कर दोगे तो 2 - x = t² हो जाएगा। अब इसको
डिफरेंशिएट करो तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस x का dx हो जाएगा, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt। इस माइनस को भी अगर उधर भेजो तो dx इज इक्वल टू माइनस का 2t और dt। ये मेरा सब्स्टिट्यूशन बन गया। लेकिन अगर मैं ऐसे ही इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे बाद में ये सब्स्टिट्यूशन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर t में आएगा। उस t को जब मैं x में बनाऊंगा तभी मैं x की लिमिट यूज कर पाऊंगा। तो अगर मैं इसकी लिमिट को भी t में बदल दूं तो मैं इसके सब्स्टिट्यूशन से यानी आखिरी में वैल्यू रखने से बच जाऊंगा। तो हम लोग इसका यहीं पे लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। लिमिट कैसे चेंज किया जाता है? एज ये जो दो लिमिट दी हुई है वो x की वैल्यू दी हुई है, तो ऊपर मुझे 2 दी हुई है, तो अगर मैं x की जगह पे 2 लेता हूं तो मैं पता कर लूं कि t क्या बचेगा। और ये पता कहां से होगा? इस फर्स्ट वाली लाइन से जो मैंने लेट कर रखा है। इस लाइन में x की जगह पे 2 रख दीजिए, तो 2 माइनस 2 0 हुआ, और 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, मतलब मैं 2 की जगह पे 0 ले सकता हूं। सेम इसी तरीके से दूसरी जो लिमिट है x इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं 0 रखूंगा तो t की वैल्यू आपकी √2 आ जाएगी। तो इसके बाद जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कैसा बनेगा? जब 2 था तो मैंने उसकी लिमिट 0 निकाल ली, जब 0 था तो मैंने इसकी लिमिट √2 निकाल ली। अब क्वेश्चन यहां पे आता है x। अब x की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन इस लाइन को देखो, इससे मैं x निकाल सकता हूं। इस x को अगर मैं उधर भेजूं तो ये t स्क्वायर इधर आकर के बन जाएगा 2 माइनस टी स्क्वायर और इनटू इसकी जगह पे तो t आपने लेट कर ही रखा है, और dx की जगह पे आपका आया है माइनस का 2t dt। अब इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो रिजल्ट में देखिए मुझे क्या मिलेगा। 0 से √2, इस माइनस 2t और t का मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 2t स्क्वायर। अब उससे अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो जब -2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा -4 और t स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 और t टू दी पावर 2 और इधर से भी 2 यानी कि 4 और साथ में dt। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो -4 और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ 3 प्लस 2 इंटू टी टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन t टू दी पावर 5/5, और इसकी जो लिमिट है वो 0 और √2 है। अब मैं सब्स्टिट्यूशन से बच गया क्योंकि मैंने लिमिट बदल ली है। अब यहां पे मैं t की वैल्यू रखता फिर लिमिट रखता, अब मुझे वो नहीं करना पड़ेगा, मैं सीधे लिमिट रख दूंगा। यानी इसमें एक बार t की जगह 0 और माइनस एक बार t की जगह पे √2। तो इधर मैं लिख देता हूं, जब मैं t की जगह पे 0 रखूंगा इसमें तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 4/3 इंटू t³ था मतलब 0³ यानी 0 ही हो गया, फिर प्लस 2/5 t टू दी पावर 5 यानी ये भी 0 हो गया, फिर माइनस दूसरी वाली लिमिट तो माइनस का 4/3 और t की वैल्यू है मेरे पास √2 और इस पे क्यूब लगा है तो √2 टू दी पावर 3 और प्लस 2/5 और √2 टू दी पावर 5। अब मुझे इतना सॉल्व कर लेना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई होके ये तो 0 ही हो गया, यहां पे ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस प्लस 4/3 और इंटू इस √2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बार के मल्टीप्लाई से एक रूट का साइन हट जाएगा और ये बचेगा 2√2, फिर माइनस और प्लस माइनस, ये आपके पास बचा 2/5 और इंटू जब √2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बार के मल्टीप्लाई से तो 4 आ जाएगा और एक √2 आपका बच जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट मेरे पास क्या आया, 4 × 8√3/3 और माइनस 8√2 है, 4 × 8√2/5। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर दीजिए तो एलसीएम हो गया 15, 3 5 × 15 और 5 8 × 40√2 और माइनस 5 3 × 15, 3 8 × 24√2।
सॉल्व करिए। 10 से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 6 बचा, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया 1 बचा। 16√2/15 और ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान होता है, लेकिन इत्मीनान और धैर्य के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में कैलकुलेशन मेन होती है और वही आप अगर गड़बड़ा दोगे तो क्वेश्चन बेकार चला जाएगा। एक क्वेश्चन ये आपके सामने और लिखा हुआ है, इसका भी मुझे डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, देखने में बहुत आसान है पर इतना आसान भी नहीं है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, जब भी ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लिए पूछा गया है। वर्किंग क्या है आपको सिखा चुका हूं। जब भी प्लस में यानी कि किसी नंबर के साथ प्लस में साइन या कॉस आता है तो उसको tan में चेंज कर दो तो क्वेश्चन लगाना आसान हो जाता है। tan में कैसे चेंज करते हैं, एक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है साइन 2x का। साइन 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इस फार्मूले को अप्लाई करके मैं इसे tan में चेंज कर देता हूं तो ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, देखिए 0 से π/2 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ 2x नहीं है तो आंसर हाफ में आ जाएगा, यानी कि 2 tan x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। इसको एलसीएम लेकर के ऐड करो, तो जब एलसीएम लेके ऐड करोगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 से इस 1 का मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला पार्ट पलट के ऊपर चला जाता है। तो मैं डायरेक्ट ही इसको ऊपर लिख दे रहा हूं tan स्क्वायर x/2, क्योंकि आप लोग इंटर के स्टूडेंट हो तो इतना तो कैलकुलेशन समझते ही होगे। तो अब इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और साथ में है +2 tan x/2 और dx। अब जरा देखिए 0 से π/2 1 प्लस tan स्क्वायर x मिलकर के बन जाता है sec स्क्वायर x/2 dx और नीचे देखिए क्या बना tan स्क्वायर x/2 +2 tan x/2 और +1। अब ये सब्स्टिट्यूशन पे आ चुका, मतलब अगर मैं tan को लेट करूंगा तो sec हट जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको इंडेफिनिट में कराए हैं, सेम वर्क वही है। मैं लेट कर लेता हूं tan x/2 = t। डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन में जो भी एंगल का मल्टीप्लायर होता है वो सीधे बाहर आ जाता है और tan का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x/2 dx = dt, यानी कि sec स्क्वायर x/2 dx = 2 dt। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट जरूर बदल देंगे। तो लिमिट बदलने का मतलब यहां पे अगर मैं लिमिट बदलता हूं तो सबसे पहले π/2 को एज x = π/2, तो फिर t क्या निकालेगा, जहां पे मैंने लेट किया हो वहीं पे पुट कर दो। तो x की जगह पे जब आप π/2 रखोगे तो π/2 तो पहले से था, π/2 और आ गया तो ये बन गया π/4। अब π/4 की tan में वैल्यू 1 होती है, दोबारा में 0 रखोगे x = 0 तो आपको जो t की वैल्यू मिलेगी तो tan 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कि हमारा जो ये इंटीग्रेशन है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 0 to 1 और ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 dt। भाई इतने की जगह पे ये मैंने निकाल रखा है 2 dt और नीचे देखिए क्या बच रहा है अपॉन में t स्क्वायर +2t और +1। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये एक फार्मूला बना दे रहा है, वैसे स्क्वायर रूट मतलब क्वाड्रेटिक बन गया, फिर भी ये फार्मूला, ये 2 तो आप बाहर कर सकते हो तो ये केवल dt बचा और a स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर मीन्स t +1 होल स्क्वायर। अब इसका आसानी से इंटीग्रेशन किया जा सकता है। क्या आएगा इंटीग्रेशन, ये एक तरीके से 1/x² है। 1/x² का मतलब हो गया x⁻⁻²। इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x करके देख लीजिएगा। तो -1/x का मतलब -1/t+1, क्योंकि x की जगह पे t+1 है। लिमिट हमारी है 0 और 1। अब मुझे ये लिमिट पुट कर देना है।
चाहो तो आप इस माइनस को बाहर निकाल करके भी सॉल्व कर सकते हो। भाई माइनस अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये -2 आ गया, ये मैंने बिल्कुल अलग कर दिया। अब सिर्फ बचा आपके पास 1/t+1। इसमें एक बार आपको 1 रखना है तो 1/1+1 और माइनस एक बार 0 रखना है 1/0+1। सॉल्व करिए इसको तो -2, ये हो गया 1/2 और माइनस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 1/2 में से -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -1/2। 2 कट गया और माइनस माइनस हो गया प्लस का 1, और यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से समझना और सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। ये मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लिया हुआ है, क्योंकि सारे टाइप के इंटीग्रेशन इस चैप्टर में आ जाएंगे। यहाँ पे ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको स्टेप वाइज मिलेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन आप सीख चुके हो, इसलिए कोई भी आपके सामने आ सकता है। जितने मेथड मैंने इंटीग्रेशन के बताए हैं सारे यूज होंगे। तो मैं इसका भी कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि कैसे करते हैं। बाय पार्ट का तरीका जानते हो, आइलेट लगाना पड़ेगा। आइलेट से आई फॉर इनवर्स है नहीं, एल फॉर लॉगरिथम है नहीं, ए फॉर अलजबरा है, तो मैं उसको फर्स्ट ले लूंगा और दूसरे बचे हुए पार्ट को सेकंड। वर्किंग क्या होती है, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन लिखिए, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन लिख करके dx लगा दीजिए और लिमिट को इतने में ही अप्लाई कर दीजिए, जो भी लिमिट आपकी दी हो। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। फिर माइनस का साइन आता है, फिर इंटीग्रेशन। अब इसके ऊपर वापस आप लिमिट लिख दीजिए और जो रिजल्ट बचे, रिजल्ट क्या बचता है, ddx के साथ x इंटीग्रेशन साइन x dx और इस पूरे का dx। ये लिखने का फॉर्मेट है अगर क्वेश्चन बाय पार्ट का आया हो तो। और बाय पार्ट करना आप जानते हो, क्या करना है आपको, यहां पे x साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos x, लिमिट है 0 से π/2, माइनस 0 से π/2, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और साइन का हो जाएगा माइनस का cos x dx। यहां पे मैंने अभी आपको सिखाया था माइनस अगर मिल जाए हमेशा बाहर कर लो, एक बार π/2 और एक बार 0 पुट कर देना है। तो जब π/2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा π/2 cos π/2, और माइनस जब 0 पुट करोगे तो 0 इंटू cos 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब cos का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin x और इसकी लिमिट आपके पास है 0 से π/2। cos 90 0 हो जाता है, 0 इंटू 0 0 ही रहे, 0 इंटू π/2 0 रहेगा और माइनस 0 इंटू समथिंग 0 ही रहेगा, यानी ये इतना फाइनली 0 हो गया। और प्लस यहां पे वैल्यू रख दीजिए, तो साइन में एक बार π/2 और एक बार 0। साइन 90 की वैल्यू 1, 0 की वैल्यू 0, यानी कि इसका रिजल्ट हो गया 1। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और जितने कॉन्सेप्ट आ सकते थे, यानी सिंपल, सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट, ये तीनों के मैंने एक एक दो एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं इसकी पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा। फिर आप उससे सॉल्व करके एक एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना होने पाए। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।